तो अभी हमने पार्ट 1 में कुछ थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट क्लियर किए हैं। ये पार्ट 2 है जिसमें हम की आगे की वर्किंग और आगे के जो कॉन्सेप्ट है जीएसटी में वो समझेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं यहाँ पे ई वे बिल। तो ई वे बिल जीएसटी में क्या होता है, कैसे बनता है, क्या इसका इम्पोर्टेंस है, वो देख लेते हैं। तो मेनली जो ऑल ओवर इंडिया अभी स्पेस को लॉन्च किया गया था उसमें ये कॉन्सेप्ट रखा गया था कि जब भी गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो और गुड्स टैक्सेबल होना चाहिए, 50,000 से ऊपर है, तो उस कंडीशन में ई वे बिल बनाना पड़ेगा। ठीक है, ताकि गवर्नमेंट को जब गुड्स डिस्पैच हो रहा तो जानकारी मिल जाए कि गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा टैक्सेबल गुड्स का, ताकि जो टैक्स का इवेजन है उसको रोका जा सके। ठीक है, अलग अलग स्टेट के लिए इसकी अलग अलग टैक्स के रेट रखी गई हैं, अमाउंट रखा गया। रेट तो एक ही है, अमाउंट अलग। तो जैसे बात करते हैं बिहार में, तो बिहार में 2 लाख रुपए है। दिल्ली, तमिलनाडु, महाराष्ट्र, वेस्ट बंगाल में 1 लाख रुपए का इसका अमाउंट रखा गया है। मिजोरम में 10,000 रुपए रखा गया है। एमपी और छत्तीसगढ़ में इंट्रा स्टेट जो ट्रांजेक्शन होता था, इंट्रा डिस्ट्रिक्ट के विद इन डिस्ट्रिक्ट अगर गुड्स परचेज सेल हो रहा तो उस पर एप्लीकेबल नहीं था। लेकिन आज की कंडीशन में एमपी की बात करें, क्योंकि अभी हम जिस स्टेट में रहते हैं उसका नाम है एमपी, तो वहां पे 50,000 रुपए का गुड्स अगर आप विद इन स्टेट कर रहे हैं तो भी आपको जीएसटी में ई इनवॉइस बनाना पड़ेगा। उसमें क्या कि अगर आप एक डिस्ट्रिक्ट से दूसरे डिस्ट्रिक्ट में जा रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात यह है कि अगर डिस्टेंस 50 किलोमीटर से ज्यादा है तो उस कंडीशन में आपको ई ई बी विल बनाना पड़ेगा। वो ई वे बिल गुड्स का बनता है, सर्विस का नहीं बनता। कई बार लोगों के क्वेश्चन होते हैं कि सर हमने कोई सर्विस प्रोवाइड की है, अब हम उसका ई वे बिल बना रहे हैं, कैसे बनाएं। तो आपको ये ध्यान रखना है कि जो ई बिल बनता है वो बनेगा जब आप कोई टैक्सेबल गुड्स सेल आउट कर रहे हैं, सप्लाई कर रहे हैं, तो उस कंडीशन में आपका ई बी बिल बनेगा। ठीक है, सर्विस के केस में ई बिल नहीं बनेगा। और दूसरा, अगर टैक्स फ्री गुड्स है तो भी आपको ई बिल बनाने की जरूरत नहीं है। ये बात आप समझ लीजिए। ठीक है, अब ई बिल जो होता है उसमें 2 पार्ट होते हैं, पार्ट ए और पार्ट बी। तो दोनों को हम वन बाय वन यहाँ पे समझ लेते हैं, क्या क्या कंपोनेंट है इसमें वो देख लेते हैं। तो हम बात करें पार्ट ए की, तो पार्ट ए में सबसे ऊपर रहेगा आपका जो रिसिपिएंट है उसका आपको जीएसटी नंबर डालना पड़ेगा। ठीक है, अगर रजिस्टर्ड है तो जीएसटी नंबर, अगर रजिस्टर्ड नहीं है तो उस कंडीशन में आपको लिखना होगा रजिस्ट्रेशन जीएसटी रजिस्ट्रेशन नंबर या URD। ठीक है, ये URP, अनरजिस्टर्ड पर्सन या अनरजिस्टर्ड डीलर। पिन कोड डालना मैंडेटरी है। ठीक है, उसके बाद आपको चालान नंबर या इनवॉइस नंबर वो आपको मेंशन करना रहेगा। जो गुड्स है उसकी चालान वैल्यू है, इनवॉइस वैल्यू क्या है वो आपको लिखनी पड़ेगी। गुड्स का HSN कोड, आज की कंडीशन में 5 कोड तक है तो वो हो गया 4 डिजिट, और 5 कोड से ऊपर है तो हो गया 6 डिजिट जो आपको HSN कोड डालना होता है। तो वो आपको मेंशन करना रहेगा। साथ ही आपको जो गुड्स आप ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं, ठीक है, तो ट्रांसपोर्ट डॉक्यूमेंट नंबर जिसे हम बिल्टी नंबर बोलते हैं, ठीक है, वो आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा। साथ ही साथ ट्रांसपोर्ट का रीजन कि ट्रांसपोर्ट क्यों कर रहे हैं गुड्स को, तो सेल है, जॉब वर्क है, इंपोर्ट एक्सपोर्ट एग्जीबिशन क्या है, तो वो भी आपको मेंशन करना रहेगा। ये बात कर रहे हैं हम पार्ट ए कंपोनेंट की। अब जो पार्ट बी कंपोनेंट है हमारा वो क्या है उसे समझ लेते हैं। तो पार्ट बी में क्या है, आपका आएगा जो ट्रांसपोर्टर, ट्रांसपोर्ट है, मोड क्या है, रोड, रेलवे, एयर से, उसके बाद डिस्टेंस कितने किलोमीटर की है। ठीक है, व्हीकल नंबर क्या है जिसके गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है वो आपको मेंशन करना रहेगा। और ट्रांसपोर्टर आईडी, कई बार क्या होता है कि हमारा जो गुड्स है वो हमने ट्रांसपोर्टर को दिया, ट्रांसपोर्टर उसको अपने हिसाब से सुविधा अनुसार भेजेगा। तो अब हमें पता नहीं रहता उस कंडीशन में कि ट्रांसपोर्टर का व्हीकल नंबर क्या है। तो उस सेट कंडीशन में जो ट्रांसपोर्टर की आईडी होती है वो हम उसको उसमें मेंशन कर देंगे पार्ट बी में। तो बाकी जो डिटेल है, मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट, डिस्टेंस और व्हीकल नंबर, ये ट्रांसपोर्टर फाइल उसमें अपने पोर्टल पे जाके उसमें फाइल कर सकता है, उसमें एंट्री कर सकता है। ठीक है, अगर ईमेल हमें कब बनाना पड़ता है, जब हम जीएसटी में रजिस्टर्ड टैक्स पेयर है तब हमें
ई वे बिल जनरेट करना पड़ेगा। ठीक है, और ये सप्लायर भी कर सकता है और जो रिसिपिएंट है वो भी कर सकता है। वैलिडिटी, तो जीएसटी में ई वे बिल की वैलिडिटी रहती है क्योंकि उसका ट्रांसपोर्टेशन हो रहा है। ऐसा नहीं कि आपको 100 किलोमीटर की डिस्टेंस है और आप 6 दिन लगा रहे हैं गुड्स को भेजने में। कुछ कंडीशन को छोड़ के बाकी आपको जो विद इन प्रिस्क्राइब टाइम है एज पर लॉ, वो आपको फुलफिल करना होगा। कोई कंडीशन में गाड़ी खराब होती कुछ होता तो आप जो उसकी लिमिट है वो एक्सटेंड करा सकते हैं, ये आपके लिए जीएसटी में प्रोविजन है। तो 1 डे में आपको 100 किलोमीटर तक का कवर करना रहता है डिस्टेंस। ठीक है, व्हीकल नंबर आपको डालना रहेगा। ठीक है, वो पार्ट ए में हम कुछ भी चीज मॉडिफाई नहीं कर सकते हैं, ओनली पार्ट बी में कर सकते हैं, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो जब आप ई मेल बनाए तो आप ध्यान रखें। अब ई मेल के कॉन्सेप्ट को हम समझ लेते हैं। जैसे एक दक्षिण इलेक्ट्रॉनिक्स एक फर्म है कर्नाटक की, ठीक है, जो गुड सेल कर रही है मुरुगन ट्रेडर्स को। ठीक है, तो उसने दक्षिण इलेक्ट्रॉनिक्स ने कुछ भर दिया। ठीक है, और डिटेल कहाँ चली गई, जीएसटीएन पोर्टल पर डाल दी, ईवीएल के पोर्टल पर डाल दी। अब ईवीएल के पोर्टल से पार्ट बी बनने के लिए डिटेल कहाँ आ गई, यहाँ पे अली ट्रांसपोर्ट एजेंसी को आ गई है। ठीक है, अली ट्रांसपोर्ट एजेंसी उसमें जो मिल्टी नंबर, गाड़ी का नंबर ये डालेगा, और फिर वो ई वे बिल को फाइनली जनरेट करके उसका प्रिंट निकाल देगा। वो गुड्स को डिस्पैच कर देगा आगे, कहाँ के लिए, मुरुगन ट्रेडर के लिए। तो मुरुगन ट्रेडर के पोर्टल पे ऑटोमेटिकली शो हो जाएगा कि ये गुड्स दक्षिण इलेक्ट्रॉनिक्स ने आपके लिए भेजा है, और गवर्नमेंट को भी इस जो गुड्स का ट्रांजेक्शन हो रहा, ट्रांसपोर्टेशन हो रहा, वो जानकारी गवर्नमेंट को इसके माध्यम से मिल जाएगी, ताकि गवर्नमेंट चेक कर सकती है जब आप गुड्स का ट्रांसपोर्टेशन करें उस समय। उसके अलावा जब आप रिटर्न फाइल करते हैं तो आपने प्रॉपर जो ई बिल बनाए हैं, ई इनवॉइस बनाए हैं, वो रिटर्न में डाले हैं कि नहीं डाले, वो भी यहाँ पे गवर्नमेंट ट्रैक कर सकती है। अब बात हम करते हैं ई इनवॉइसिंग, जो कि आज की डेट में काफी हॉट टॉपिक है। तो ई इनवॉइसिंग को समझना बहुत जरूरी है। तो पहले ये 500 करोड़ और 100 करोड़ का टर्नओवर होता था उनके लिए मैंडेटरी थी, लेकिन आज के कंडीशन में 5 करोड़ का आपका टर्नओवर है, 5 करोड़ या 5 करोड़ से ज्यादा का आपका टर्नओवर है, तो आपके लिए ई इनवॉइसिंग मैंडेटरी आज की डेट में हो गई है। अब ये फिलहाल बी टू बी ट्रांजेक्शन पे एप्लीकेबल है। किस पे, बी टू बी, मतलब आपके पास जीएसटी नंबर है, सामने वाले व्यक्ति जिसको आप गुड सेल कर रहे हैं उसके पास जीएसटी नंबर है, तो आप क्या कहलाओगे, बी टू बी ट्रांजेक्शन कहलाओगे। ठीक है, जिसे बोला जाता है बिजनेस टू बिजनेस। तो गवर्नमेंट ने ई वे बिल के बाद ई इनवॉइस का कॉन्सेप्ट लाया है। ई वे बिल में क्या होता है कि ई बिल बनाया गया गुड्स के ट्रांसपोर्टेशन के लिए, लेकिन ई इनवॉइस की हम बात करें तो ई इनवॉइस जो बनाया गया है वो इसलिए बनाया गया कि इनपुट जो है रिसिपिएंट उसको टाइमली मिल सके, और जो टैक्स पेयर है उसकी लायबिलिटी फिक्स की जा सके कि उसे जो उसने सेल किया है उस पर टैक्स कितना पे करना है वो गवर्नमेंट को एट ए टाइम पता चलता रहे। क्योंकि ई इनवॉइसिंग में कुछ, ई वे बिल में कुछ आपको ऑप्शन दिए गए हैं कि इस कंडीशन में बनाना है, इस कंडीशन में नहीं बनाना। कई बार ये होता कि आप विद इन डिस्ट्रिक्ट कर रहे हैं या 10 किलोमीटर की डिस्टेंस पे सेल कर रहे हैं या सर्विस का बना रहे हैं, तो आपको ई वे बिल नहीं बनाना होता। लेकिन इनवॉइसिंग में क्या है कि कोई भी आप टैक्सेबल इनवॉइस बना रहे हैं, वो गुड्स का हो सकता है, सर्विस का होता है, आपको ई वे बिल बनाना, ई इनवॉइस बनाना मैंडेटरी, जिससे कि ऑटोमेटिकली वो आपके जीएसटी आर वन में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगा, और जिस व्यक्ति को आपने गुड्स सेल किया उसके टू बी में शो हो जाएगा। तो उसको रियल टाइम पे वो ट्रैक कर सकता है, उसको इंतजार नहीं करना कि 1 महीने बाद जब आप रिटर्न फाइल करो तब उसको दिखाई देगा, नहीं। जैसे ही आपने यहां से उसका ई इनवॉइस बनाया वैसे उसको सामने वाले को दिख सकता है पोर्टल पे। तो इससे फायदा क्या होगा, इससे फायदा ये है कि वो भी सामने वाला चेक उसको टाइमली कर सकता है, बिजनेस को जीएसटी कंप्लाइंट बनाना, जीएसटी रेडी करना इजी है। ठीक है, और मेन कॉन्सेप्ट इनपुट टैक्स क्रेडिट। तो इनपुट टैक्स क्रेडिट का जो लॉस होता है उससे उसको होने से बचाने के लिए इनवॉइसिंग बहुत ही मैंडेटरी है। तो जो पुराना ई वे बिल का ई इनवॉइसिंग का लिमिट था वो क्या था, 500 करोड़ था 1 अक्टूबर 2020
पे लॉन्च हुआ था, फिर 100 करोड़ कर दिया 1 जनवरी 2021 में, फिर 1 अप्रैल 2021 को कर दिया 50 करोड़ पे। और आज की डेट में बात करें हम, तो 5 करोड़ कर दिया नेशनल लेवल पे, कि 5 करोड़ से ऊपर अगर आपका टर्नओवर है तो आपको ई इनवॉइसिंग करना कंपलसरी है, बी टू बी की। और 10 करोड़ से ऊपर है तो उस कंडीशन में इनवॉइसिंग तो मैंडेटरी है, लेकिन विद इन 30 डेज आपको ई इनवॉइस बनाना है। आफ्टर 30 डे आप इनवॉइस इशू नहीं कर सकते। तो ये आपको समझना बहुत जरूरी है कि जब आप क्लाइंट का वर्क कर रहे हैं, कि आप तो या आप खुद का बिजनेस करते हैं, तो आपको ई इनवॉइस समय पे बना लेना है, ताकि आप जो बाकी लीगली समस्याएं हैं उससे बच सकें। डिपार्टमेंट आपको नोटिस भेजेगा आपने क्यों नहीं बनाया, और आपको उस पर पेनल्टी भी है। और पेनल्टी जो है ई इनवॉइस की, वो 50,000 रुपये पर इनवॉइस है। कितनी है? 50,000 रुपये पर इनवॉइस, या फिर जो उस बिल पे टैक्स की वैल्यू है उतना। तो इस समस्या से बचने के लिए आपको बहुत जरूरी है कि आप ई इनवॉइस बनाएं। इससे दो फायदे हैं। एक फायदा यह है कि आप जब रिटर्न फाइल करते थे तो हमें जीएसटी आर में अलग अलग उसकी वैल्यू डालनी पड़ती थी, ये हमने बी टू बी इतना सेल किया, तो वो आपको डालने की जरूरत नहीं। जैसे ही आपने ई इनवॉइस बनाया तो ऑटोमेटिक वो डिटेल आपके जीएसटीआर 1 में ऑटो पॉपुलेटेड हो जाएगी। तो आपको सिर्फ बी टू सी, एचएसएन कोड और डॉक्यूमेंट नंबर डालना रहेगा। बाकी ई इनवॉइस से ऑटोमेटिक आपको बी टू बी ट्रांजेक्शन एंट्री जीएसटीआर 1 में हो रही है। और जिस पर्सन को आपने सेल किया उसका भी आपके ऊपर फेथ बढ़ेगा, कि भाई आपका इनवॉइस जैसे ही आपने उसको दिया तो उसके पोर्टल पे भी दिख रहा, तो वो निष्प्रखर हो गया कि भैया जो इनपुट है वो मुझे मिल जाएगी, इनके साथ व्यापार करना ठीक रहेगा। ठीक है, तो आपकी बिजनेस गुडविल में भी इजाफा होगा, फायदा होगा। और ई वे बिल इनवॉइस हम टैली की हेल्प से इजीली बना सकते हैं। आप हर बार पोर्टल पे जाने की जरूरत नहीं है, बार बार ओटीपी मांगने की जरूरत नहीं है, क्योंकि अगर आप पोर्टल से बनाते हैं ई वे बिल, क्योंकि इनवॉइस बनाने में तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, लेकिन ई वे बिल आप बना सकते थे, नो डाउट। लेकिन उसमें क्या क्या कर दिया कि जब भी आप लॉग इन करोगे तो हर बार आपको ओटीपी आएगी। मतलब आप अगर 20 बार पोर्टल पे आपको बिल बनाने को जाना तो 20 बार ओटीपी आएंगी, जो कि काफी डिफिकल्ट काम हो जाता है। दूसरा क्या है कि आपने वो जानकारी बना दी पोर्टल पे, अब आपके अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर में उसका रिकॉर्ड आपको रखना पड़ेगा प्रॉपरली, अलग से मैन्युअली। तो इससे अच्छा है कि आप टैली सॉफ्टवेयर का यूज करें। जब आप टैली सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे तो ई इनवॉइसिंग ई बिलिंग ऑटोमेटिक उसके अंदर है, तो आपको दिक्कत नहीं होगी किसी भी प्रकार की। और जब 30 दिन की लिमिट कर दी है तो आप चेक भी कर सकते हैं कि कभी कोई इनवॉइस बनाने से रह तो नहीं गया, क्योंकि मैनुअल कंडीशन में बहुत डिफिकल्ट हो जाता है मैचिंग करना। तो इस डायग्राम की हेल्प से आप समझ सकते हैं इनवॉइसिंग किस तरीके से वर्किंग करता है। एक व्यक्ति है, टैक्स पेयर है, ठीक है, वो डायरेक्ट पोर्टल पे जाके ये ईआरपी सॉफ्टवेयर जैसे टैली है हमारा, उनकी हेल्प से, जीएसपी की हेल्प से, इनवॉइस रजिस्ट्रेशन पोर्टल जिसे बोला जाता है, उस पे जाके ईमेल बना देगा। तो मैसेज के साथ में जानकारी चली जाएगी यहाँ पे कि आपका इनवॉइस जनरेट हो चुका है इतने अमाउंट का, मोबाइल पे। ठीक है, और आप मोबाइल ऐप से भी बना सकते हैं, और ऑफलाइन ड्यूटी की हेल्प से भी इनवॉइस जनरेट कर सकते हैं। आईआरएन नंबर होता है आपका 64 कैरेक्टर्स का, इनवॉइस रेफरेंस नंबर, वो एक क्यूआर कोड जनरेटेड रहेगा। तो ये जीएसटी की साइट है ई इनवॉइस के लिए, invoice1.gst.gov.in, इस पे जाके आप रजिस्टर करिए, अपना जीएसटी नंबर डालिए, और ई इनवॉइस आपको एप्लीकेबल कर वो कराना इनेबल, फिर आप इजिली ई इनवॉइस बना सकते हैं। अब देखिए इस डायग्राम में क्या कहा गया। ये सप्लायर है, इसने इनवॉइस बनाया, और डायरेक्ट जानकारी कहाँ चली गई, बायर पर चली गई। तो फिर प्रिंट निकालना, पोस्टेज करना, ट्रांसपोर्टेशन साथ में, सॉर्टिंग करना, रजिस्ट्रेशन, इस सारी चीजों से बचते हुए डायरेक्टली ये प्रोसेस हो गया। तो टाइम इफिशियंट हो गया। पहले क्या होता था, सप्लायर ने इनवॉइस बना दिया, ईमेल बना दिया, इनवॉइस नहीं नॉर्मल इनवॉइस बना दिया और ट्रांसपोर्ट के द्वारा भेज दिया, आपको मिल गया। लेकिन आपका कंफर्म कब होगा
कि भाई उसने डाल दिया, मैं इसकी इनपुट ले सकता हूँ जब वो व्यक्ति रिटर्न भरता है। लेकिन आज के डेट में क्या, इनवॉइसिंग के हेल्प से रियल टाइम है, जैसे ही यहाँ से इनवॉइस बनाया, जानकारी यहाँ मिल गई, कंफर्म, लॉक। तो इजी हो गया, क्योंकि आज के डेट में बिजनेस को मैनेज करना विदाउट टेक्नोलॉजी बहुत डिफिकल्ट हो रहा है। क्योंकि सप्लायर जीएसटी नंबर आपके पास होना चाहिए, फाइनेंशियल ईयर, डेट, डॉक्यूमेंट नंबर, लगभग जो चीजें ईमेल में रिक्वायरमेंट पड़ती हैं वो सारी चीजें ट्रांसपोर्टेशन को छोड़ के। ठीक है। तो अब हम यहाँ पे एक नई कंपनी क्रिएट करेंगे जिसका नाम रहेगा दक्षिण इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड। ठीक है, ये उसका एड्रेस रहेगा कर्नाटक स्टेट, जिसमें हम जीएसटी की एंट्री करेंगे। ठीक है। तो ये कंपनी क्रिएट कर लीजिए आप इस तरीके से। फिर वन बाय वन में हम इसमें जीएसटी के ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड करेंगे। ठीक है। अब देखो ये यहाँ पे आपको हम एप्लीकेट करने के बाद यहाँ पे जीएसटी नंबर डाल देंगे, वो मैं आपको सब भेज दूंगा। आप मंथली उसके जीएसटी R1 आप मंथली फाइल करते हैं, क्वार्टरली फाइल करते हैं, वो आप सिलेक्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पे एक ऑप्शन है सेट जीएसटी रेट एंड डिटेल्स, तो इसको हम यहाँ पे दिया गया चाहे तो भर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे हम उसको भरेंगे नहीं। क्योंकि होता क्या है कि ये बहुत ही कम कंडीशन में ऐसा होता है कि कोई व्यक्ति एक ही चीज का बिजनेस कर रहा है, कि आप उसमें पहले कंपनी लेवल पर डिफाइन कर दो कि भैया ये इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस के एक्सेशन कोड है, और 18% जीएसटी, और सारे ऐसे इस तरीके से रहेंगे। तो इसीलिए हम इसको ये दिया गया समझाने के लिए, लेकिन हम वन बाय वन जो हमारे स्टॉक आइटम्स है उन पे इसको लगाएंगे, ताकि उसका मैनेजमेंट इजी हो जाता है, इससे हमें ज्यादा फायदा नहीं मिलना। और इनवॉइसिंग ईमेल दोनों के लिए 50-50 हजार की लिमिट हम, सॉरी, ईमेल में लिमिट का रहता है, इनवॉइसिंग में तो लिमिट नहीं है। आप 10 रुपए का टैक्स इनवॉइस बनाओगे तो आपको बनाना पड़ेगा उसका इनवॉइस। ठीक है, इस तरीके से डिटेल फिल कर देंगे और सेव कर देंगे, हमारी कंपनी बनके तैयार हो गई है। और फिर फर्स्ट एंट्री हम यहाँ पे करेंगे 50 लाख रुपए कोटक बैंक करंट अकाउंट में, अपने सेविंग, अपने जो हमारा स्टेट बैंक का अकाउंट है, पर्सनल अकाउंट, उससे डाल के। चंदन है जो डायरेक्टर है दक्षिण इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड के, उन्होंने अपना बिजनेस स्टार्ट किया है। ठीक है। तो इस वीडियो में इतने, आगे जो तीसरा वीडियो होगा उसमें मैं आपको पूरा प्रैक्टिकल कराऊंगा वन बाय वन। तो हमारा मकसद ये रहेगा कि आपको टैली के अंदर इजीली आप जीएसटी मैनेज कर पाओ, क्योंकि जीएसटी बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर किसी बिजनेस मैन के आप जॉब करते हो या आप खुद बिजनेस कर रहे हो, तो आपको डेली ट्रांजेक्शन में जो आप परचेज सेल करोगे तो जीएसटी आपको एंट्री करना पड़ेगा। तो जीएसटी का जितना आपको क्लैरिटी होगा उतना आपको इजी होगा जीएसटी कंप्लाइंट बनने में और समस्याओं से बचने में। क्योंकि अगर आप प्रॉपर कंप्लाइंसेस करोगे तो आपको जीएसटी डिपार्टमेंट कभी नोटिस नहीं भेजेगा, और आप टेंशन फ्री रहेंगे। आपको नो पेनल्टी, नो ब्याज, इजी, फ्री माइंड से आप वर्किंग कर सकते हैं। और दूसरा, जब आप प्रॉपर कंप्लाइंसेस करते हैं तो जिस डीलर के साथ, जिस व्यापारियों के साथ आप ट्रांजेक्शन करते हो, तो उनके लिए भी आपकी गुडविल बढ़ती है, वो भी आप पे ट्रस्ट करते हैं। और एक ऐसा व्यक्ति जो जीएसटी में प्रॉपर कंप्लाइंट नहीं है, और ऐसा व्यक्ति जो जीएसटी के प्रॉपर कंप्लाइंसेस को फॉलो करता है, तो लोग उस व्यक्ति के साथ ट्रांजेक्शन करना पसंद करेंगे जो जीएसटी में प्रॉपर कंप्लाइंट है, ताकि उसको किसी भी प्रकार की दिक्कत नहीं आए। क्योंकि उसको पैसा तो दोनों जगह से देना है, आपको भी देना है, दूसरे से माल खरीदे उसको भी देना है। लेकिन जो जीएसटी में भी प्रॉपर है, तो कहते हैं ना चेकलिस्ट, तो एक आपके लिए चेकलिस्ट में एक अच्छा पॉइंट, एक एडिशन आपके लिए हो जाएगा कि आप जीएसटी में प्रॉपर रिटर्न फाइलिंग वर्किंग कर रहे हैं, अपना टैक्स पे समय पे पे कर रहे हैं। तो आपको इजी रहेगा बिजनेस को बढ़ाना, बिजनेस को ग्रो करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।